तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे जब राजा महाराजाओं की कहानी हमने सुनी थी तो उस दौरान एक चीज़ जो थोड़ी सी अजीब भी लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। हमें तमाम ऐसे हथियारों के बारे में बताया गया जो बड़े खुफिया तरीके से भेजे जाते थे और उन्हीं में से एक होती थी विषकन्या। विषकन्या का मतलब ये होता है कि एक लड़की जिसे बचपन से ही थोड़े थोड़े जहर का सेवन कराया जाए, यानी एक बूंद, फिर थोड़ी सी और जब सहन करने की क्षमता हो तो फिर 2 बूंद, फिर 3 बूंद, फिर 4 बूंद, ऐसे ऐसे करके उसको जवानी तक लाते लाते इतना जहर खिला दिया जाए, इतना जहर उसके शरीर में डाल दिया जाए कि उसके ऊपर फिर किसी और जहर का असर ना हो। इसके बाद जब पूरी तरीके से वो लड़की तैयार, जहर को बर्दाश्त करने की उसके अंदर क्षमता, तो फिर इस लड़की को भेजा जाता था सामने वाले राजा के पास। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दी जाती थी कि लड़की बेहद खूबसूरत हो ताकि एक राजा भी उसकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि राजा के पास वैसे भी ढेर सारी लड़कियां उनके शयन कक्ष में, उनके हरम में होती थी। तो फिर इतनी खूबसूरत हो कि कम से कम राजा उन तमाम लड़कियों को छोड़ के इस लड़की की तरफ आकर्षित हो। उसके बाद जब राजा इस लड़की के करीब आए तो करीब आने के बाद लड़की या तो खुद राजा को काटे या फिर जहर जो है किसी खाने वाली चीज़ में या फिर पीने वाली चीज़ में मिलाए, खुद भी पिए, राजा को भी पिलाए। अब जो चीज़ सामने से वो खुद पी रही और राजा को पिला रही, तो किसी को डाउट होता ही नहीं था कि इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ होता तो वो लड़की खुद ना पीती। लड़की के ऊपर वो जहर असर नहीं करता और सामने वाले जो राजा होते, महाराजा होते, कोई राजकुमार होता, कोई दुश्मन होता, उसके ऊपर वो जहर असर करता और असर करने के बाद उस राजा की या फिर उस शख्स की जहर की वजह से मौत हो जाती। ये प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो होता तो जहर देने के बाद लड़की वहां से निकल भी लेती और बच भी जाती, अगले टारगेट की तरफ जाती। ये परंपराएं, ये चीज़ें पहले थी। वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें बंद हो गई, धीरे धीरे गायब भी हो गई। विषकन्याओं की जो चर्चाएं हैं हमारे इतिहास में ही सुनने को मिलती हैं, अब कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। लेकिन आज के टाइम में अगर आपसे कहूं कि एक ऐसी विषकन्या पकड़ी गई जो वास्तव में सेम ऐसा काम करती थी, जो पैसे वाले लोगों के पास जाती थी, एक रात उनके साथ गुजारती थी और गुजारने के बाद उनको मौत देख के चली जाती थी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती थी, और लगभग 8 से 10 लोगों को मौत दे चुकी थी और गलती से वो गिरफ्तार हो गई। तो कौन है और पूरी कहानी क्या है, अब आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है, तिवाती थाना, और बात कर रहा हूं इसी मार्च महीने की, अभी जो बीता 2024 का। तिवाती थाने में एक शख्स रहा करता था, उम्र लगभग 26 साल, ठीक ठाक पढ़ा लिखा, ठीक ठाक प्रॉपर्टी उसके पास, पैसे वैसे भी उसके पास बढ़िया थे। घर वालों की एक इच्छा थी कि इसकी बढ़िया एक लड़की से शादी हो जाए, लिहाजा घर वालों ने फिर रिश्ता देखना शुरू किया कि कोई बढ़िया लड़की मिले। काफ़ी टाइम तक तलाश हुई, एक पढ़ी लड़की हो, एक परिवार को लेकर चलने वाली हो, देखने में भी खूबसूरत हो। इसी दौरान इस परिवार की मुलाकात एक दूसरे परिवार से होती है और इत्तेफाक से उस परिवार में एक लड़की थी जिसको लेके वो लोग भी परेशान थे कि अच्छा खासा घर मिल जाए, एक पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए, एक संपन्न परिवार मिल जाए जो लड़की को खुश रख सके। अब लड़के वालों ने जब उस लड़की को देखा, साथ ही परिवार वालों से बातचीत की, लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है क्योंकि देखने में भी खूबसूरत थी। साथ ही परिवार का जो रवैया था, जो बातचीत करने का तरीका था, जो खिदमत करने का अंदाज था, ये तमाम चीज़ें बहुत बढ़िया थी। तो फिर पसंद आ गई। पसंद आने के बाद फिर ये हुआ कि शादी कर दी जाए, दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। उसके बाद इसी मार्च महीने में उस लड़के की और इस लड़की की शादी हो गई। धूमधाम से बारात गई, गाजे बाजे के साथ यहाँ से लगभग सैकड़ों लोग गए, 85 गाड़ियाँ गई, सामने से भी बढ़िया इंतजामात थे। उसके बाद तमाम रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद जो लड़की है वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आते समय उस लड़की का जो भाई था वो भी आ गया। उसने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि एक दिन तक भाई भी रहता है साथ में,
और बहन को कुछ दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वहाँ पे जाएगा, जैसे बेड है या फिर कोई और चीज़ है वो एडजस्ट करा दे। लड़के वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कोई रिवाज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लड़की आती है, आने के बाद पूरा दिन अब घर में चहलकदमी, तमाम रिश्तेदार, तमाम अड़ोसी पड़ोसी, आसपास के तमाम लोग सब जुटे हैं, लड़की को देखने आ रहे हैं। उसके बाद रात होती है। अब रात होने के बाद कायदे से जो कमरा है दूल्हा दुल्हन का वो सजाया गया, सुहाग रात की सेज तैयार की गई। लड़की कमरे में बैठी है, लड़का अपने परिवार वालों से मिलने के बाद फिर अंदर जाता है। पूरा परिवार फिर गाना बजाना करके सो जाता है। वैसे भी ज़्यादातर लोग बारात में रात भर जगे थे, तो लोग सो गए। सोने के बाद अब अगले दिन सुबह हुई। सुहाग रात मनाने के बाद लड़का उठता है। उठने के बाद बिस्तर पे जब देखता है तो उसकी पत्नी नहीं थी। अब पत्नी नहीं थी तो उसे लगा शायद सुबह उठ गई होगी। आमतौर पे ये होता है कि बहू घर में अगर जल्दी उठे तो अच्छा माना जाता है। सास ससुर खुश होते हैं कि जल्दी उठ गई, चाय वाय बना दे तो और खुश होते हैं। तो उसे यही लगा, उसने आवाज़ लगाई। बाहर किसी ने कुछ बोला नहीं। उसके बाद वो बाहर निकला। आसपास जो उसके माँ बाप थे उससे पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी को तो हमने देखा ही नहीं, हमें लगा कमरे में है। अब दूल्हा थोड़ा सा परेशान हुआ कि भाई पत्नी कहाँ गई मेरी। अब परिवार वाले अपनी बहू को ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआत में लगा कि शायद वॉशरूम वगैरह में हो, लेकिन आधे एक घंटे बीत गए और बहू नदारत। अब जब ढूंढना शुरू किया, इसी दौरान एक और चीज़ देखी उन्होंने। दरअसल आसपास जो सामान रखे थे, जो गहने थे, वो भी गायब थे। अब दुल्हन गायब और गहने गायब। फिर ये हुआ कि भैया देखो भाई कहाँ है उसका। पता चला भाई भी गायब है। अब इन लोगों को लग गया कि शायद ये कोई गैंग थी या फिर कोई और बात थी। भाई बहन हमको लूट के फरार हो गए। अब ये चीज़ जब इन लोगों ने देखी, फौरन पहुंच जाते हैं तिवाती थाना और पहुंचने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। कंप्लेन दर्ज हुई कि एक लुटेरी दुल्हन आई, उसने मेरे परिवार को लूटा, तमाम सोने तमाम जेवरात लेके फरार हो गई। पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने खोजना शुरू किया। चूंकि शादी हुई थी तो तस्वीरें वगैरह बाकायदे वीडियोग्राफी हुई थी, तो तस्वीर वगैरह लेके पुलिस वालों ने जब ढूंढना शुरू किया आसपास के तमाम इलाकों में, तमाम जगहों पे, जब तस्वीरें चस्पा की तो 1 महीना लग गया। अप्रैल बीता, कहीं से उस लड़की की लोकेशन मिली। पुलिस वाले वहां जाते हैं, छापा डालते हैं, पता चलता है लड़की वहां से फरार। फिर लोकेशन मिले, फिर छापा डाले, फिर फरार। ऐसे ऐसे करके जून आ गया। जून महीने में फाइनली उस लड़की की लोकेशन मिली। पुलिस वाले जाते हैं और जाने के बाद अभी चंद दिन पहले उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले खुश, चूंकि वहाँ पे ढेर सारे सामान, जेवरात, ये तमाम चीज़ें मिली थी। अब ये हुआ कि चलो अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बस मामला ओपन एंड शट था। लेकिन इसी दौरान उस लड़की ने अपना मुंह खोला, और जैसे ही अपना मुंह खोला एक ऐसी कहानी और एक ऐसी लाइन उसने बोल दी जिससे पुलिस वाले शक्ते में आ गए। और वहीं से पता चला कि ये लड़की एक विषकन्या थी। दरअसल लड़की ने कहा कि मुझे एड्स है और मैंने अब तक कई लड़कों को चलते फिरते मौत बांट दी है। अब ये लाइन जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद शक्ते में आ जाते हैं। चूँकि एक एड्स पीड़िता के साथ या पीड़ित के साथ अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो एड्स उससे भी ट्रांसफ़र हो जाता है और ऐसे हाल में फिर उसकी भी मौत फिक्स है। तो फिर जितने लोगों के साथ इसने संबंध बनाया सबको एड्स इसने दिया। और ये बात इसे पता थी कि इसे एड्स है, उसके बाद भी एड्स बांट रही थी। तो फिर पुलिस वालों के पास 2 सवाल थे, क्यों, और दूसरा सवाल कि किसको किसको दिया। तब यहीं से कहानी पहुंच जाती है कई साल पहले। दरअसल कई साल पहले इस लड़की की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तबीयत जब खराब हुई तो खराब होने के बाद शुरुआत में छोटे मोटे डॉक्टरों से इसने दवा ली, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी तबीयत और ख़राब हुई। इसका वजन डाउन हो, खून की कमी होना, शरीर सूखती चली जाना। तो इसे लगा कि शायद एक बार ठीक से जांच करवा ले। उसके बाद ये मुजफ्फरनगर के सिटी हॉस्पिटल में जाती है और जाने के बाद अपना टेस्ट करवाती है। डॉक्टरों ने तमाम तरीके के टेस्ट किए और जब तमाम तरीके के टेस्ट किए तब एक खौफनाक चीज़ पता चली
दरअसल रिपोर्ट में इस लड़की को HIV पॉजिटिव बताया गया। अब ये खबर जैसी ये लड़की सुनती है, सुनने के बाद एकदम शांत हो जाती है। आसपास के कुछ लोकल NGO वाले थे, उनको भी ये खबर फैली कि एक लड़की को एड्स है और एड्स एक लाइलाज बीमारी। उन्होंने इस लड़की को हिम्मत दिया और कहा कि तुम परेशान मत रहो, तुम्हारा इलाज हम करवाएंगे। उसके बाद NGO ने इस लड़की की जिम्मेवारी ले ली और हॉस्पिटल में इसे भर्ती करके वहाँ पे इसका इलाज करना शुरू कर दिया। अब वहाँ ढेर सारी पाबंदियाँ थी कि तुम किसी से मिलो मत, किसी से बात ना करो, लोग इससे दूर भागते थे। ये चीज़ इस लड़की को समझ नहीं आई। उसने कहा कि एड्स से ठीक है, लेकिन लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। आमतौर पे दो तरह के लोग होते हैं, एक जानते हैं कि अगर मुझे कोई दिक्कत है तो खुद को ही आइसोलेट कर लेते हैं। कुछ होते हैं कि नहीं, तुम मेरे पास ही बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत भी है तब भी मुझे स्वीकारो, मुझे एक्सेप्ट करो। ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये लड़की भी इसी में की थी। जब लोग इससे दूर भागने लगे तो इसे लगा कि नहीं, ये दूर क्यों भाग रहे हैं, ये लोग मुझे अपनाए, मेरे पास में। एक दिन मौका देख के ये वहाँ से फरार हो जाती है उस हॉस्पिटल से। उसके बाद बाकायदा एक टीम बनाती है और प्लान बनाती है कि अगर मुझे एड्स है तो क्यों ना जितनी ज़िंदगी जीनी है उसको अय्यासी भरी ज़िंदगी जी जाए। और शायद इसे एड्स के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं थी कि मैं मर जाऊंगी या फिर क्या होगा। खैर, उसके बाद एक प्लान बनाती है। प्लान के बाद ये अलग अलग परिवार को शामिल करती है, किसी को माँ बनाती है, किसी को भाई बनाती है। उसके बाद इसका धंधा शुरू होता है। सबसे पहले एक लड़के को ये पकड़ती है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फिर उससे शादी करती है। शादी करने के बाद अब उससे एक रात गुजारती है। गुजारने के बाद वहाँ से फरार हो जाती है। जो सोने थे, जो जेवरात थे, जो गहने थे, उनको लूटती है। लूटने के बाद गायब होती है। फिर कुछ दिन तक जांच पड़ताल पुलिस वाले करते हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता। फिर ये दूसरे शिकार को चुनती है, उनके साथ ऐसा करती है। लगभग 5 से 6 लड़कों के साथ ये ऐसा कर चुकी थी और ऑन द रिकॉर्ड इसने बताया कि और भी संख्या ज़्यादा हो सकती है। यानी इसे खूब पता था कि मुझे एड्स है, खूब पता था कि मेरे साथ ऐसी बीमारी है। इसके बाद भी लगातार ये इधर उधर भटकती रही, इधर उधर मुंह मारती रही और पैसे कमाने के लिए अलग अलग लड़कों के साथ अलग अलग चीज़ें करती रही। अब पुलिस वाले जब पूरा बयान सुनते हैं, सुनने के बाद इससे पूछते हैं कि भाई थोड़ा सा डिटेल दे दो कि लड़के कौन है, उनकी जान बचा लें कम से कम हम जाके, या फिर इन्फॉर्म कर दें कि वो किसी और को न ट्रांसफ़र कर दें। तो शुरुआत तो पहले इसी तिवाती थाने वाले लड़के की होती है। इसको पुलिस वालों ने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद इसको लेके हॉस्पिटल गए। जाने के बाद इसका जब HIV टेस्ट करवाया तो दुर्भाग्य से ये लड़का तब तक संक्रमित हो चुका था। अब जैसे ये संक्रमित मिला, पुलिस वाले और परेशान। फिर और डिटेल निकाली गई, 3 और लड़कों के बारे में पता चला। उनको भी जाते हैं पुलिस वाले, पहले बताते हैं कि क्या आपकी बीवी भाग चुकी या फिर ऐसे ऐसे है। वो लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा हो चुका है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि वो लड़की तो HIV पॉजिटिव है, HIV पीड़ित है, तो आपको टेस्ट करवाना होगा। इसके बाद उन लड़कों को भी जब ला के टेस्ट करवाया गया तो फिर वो लोग भी बेचारे पॉजिटिव निकले। तो 4 लोग पॉजिटिव हो चुके थे। अब इस लड़की से पूछा गया कि क्या ये लिस्ट और आगे बढ़ेगी या फिर क्या और लोग हैं। तो उस पर इस लड़की ने कहा कि अभी 5 लोग और हैं। अब 5 कौन है, इसके बारे में कोई खास जानकारी ये नहीं दे रही थी। तो यानी 5 और 4 ये 9 लड़कों को ये चलते फिरते मौत बांट रही थी और इसे खूब पता था कि मुझे HIV है। तो फिलहाल पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार किया है, हॉस्पिटल में एडमिट है ये। इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है और साथ ही ये देखा जा रहा है कि कहीं ये गलती से न भाग जाए, क्योंकि अगर ये भागेगी तो फिर चलते फिरते और लोगों को ये मौत ही बांटेगी। तो ऐसी लड़कियों के बारे में अब क्या कहा जाए कि आपको पता है कि आप संक्रमित हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐसी घिनौनी काम किया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा ज़रूर होगा। और अगर सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और कल एक वीडियो जो मैंने बनाया था उस पर एक शख्स हैं, एक भाई साहब हैं, क्या ही क्या, उन्होंने कमेंट किया। जो एक CO साहब थे उनको डिमोशन करके बना दिया गया था कांस्टेबल, कृपा शंकर कनौजिया। तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि चूँकि इनका सरनेम कनौजिया है, शुद्ध शब्दों में कहें कि ये धोबी हैं, इस वजह से ही इनको इस तरह से डिमोशन दिया गया। तो शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि
सुनने में थोड़ा सा कड़वा भले ही लगे, लेकिन ये धोबी थे, इस वजह से ही ये इस पोस्ट पे थे, अन्यथा इस पोस्ट लायक ये थे भी नहीं। इनका जो असल चयन हुआ था वो एक कांस्टेबल के ही पोस्ट पे हुआ था, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से फिर इनको पदोन्नति मिली और उस पदोन्नति की वजह से ये सर्कल ऑफिसर बने थे, अपनी योग्यता पे नहीं बने थे। और साथ ही इन्होंने कहा कि अगर सिंह होते या फिर ब्राह्मण होते तो शायद ना होता, लेकिन पहली गाड़ी यूपी में एक ब्राह्मण की ही पलटी थी। तो हर जगह जातिवाद, हर गलत के साथ जाति को देखना या फिर हर सही के साथ अपना धर्म लेके खड़े हो जाना आदमी को पागल बना देता है। अगर ये ना समझ में आए तो आप पाकिस्तान को देख लीजिए, धर्म का नाम लेते 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 आज वो कटोरा लेके खड़े हो गए। तो शायद धर्म और जात से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। आपके घर में रोटी हो, आपके घर में पैसा हो तो सारे धर्म सारी जातियाँ अच्छी लगती हैं, ये ना हो तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।